हाय गाइस हमारे यूट्यूब चैनल यस विद एसवी में मैं एसवी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनरल साइंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हीट या ऊष्मा नामक चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे और तत्पश्चात इसी टॉपिक पे कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। यदि ये थ्योरी का वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो एमसीक्यूज के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे, और नहीं तो कोशिश करेंगे कि थ्योरी जैसे ही समाप्त हो आपको एमसीक्यूज भी मिलें। यह चैप्टर स्पेशली वैसे तो सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये स्पेशली रेलवे की कुछ परीक्षाएं और सुपर टेट के लिए बहुत महत्व रखेगा। सुपर टेट के लिए, सुपर टीईटी के लिए और रेलवे एनटीपीसीआर परीक्षाओं के लिए, आरआरबी के लिए। यद्यपि ये महत्वपूर्ण तो लोक सेवा आयोग और यूपी ट्रिपल एससी की सारी परीक्षाओं के लिए है महत्वपूर्ण, लेकिन इनके लिए कुछ ज़्यादा ही है। ठीक, आरआरबी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऊष्मा क्या है और इस पे लेकर कितने सवाल होते हैं। गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा का चालन कैसे होता है, फ्लो कैसे करती है, चालन, संवहन और विकिरण की बातें करेंगे। इससे हम ये भी देखेंगे कि सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन है, और ह्यूमिडिटी को लेकर के भी सवाल बनता है इस चैप्टर को लेकर के, और उनके जो फिजिकल एप्लीकेशंस हैं उन पे भी सवाल बनते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज हम लोग इस पे पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। एक्चुअली ऊष्मा है क्या? कहा जाता है गर्मी या ठंडेपन के अनुभव को ऊष्मा कहा जाता है। गर्मी या ठंडेपन के अनुभव को ऊष्मा कहा जाता है। यानी ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्म वस्तु से में अधिक और ठंडी वस्तु में कम होती है। जो गर्म वस्तु में अधिक और ठंडी वस्तु में कम होती है। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है, तो किए गए कार्य और उत्पन्न ऊष्मा में एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन या किए गए कार्य और किए गए कार्य, मान ली किया गया कार्य W है और Q ऊष्मा उत्पन्न हुई इस कार्य करने से, तो ये जो रेशियो है इसे एक कांस्टेंट कहा जाता है, तुल्यांक, एक यूनिवर्सल नियतांक है जिसे यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल कांस्टेंट कहा जाता है J के नाम से। ठीक, अब ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का जैसे एक तो मात्रक है जूल और एक है कैलोरी। बहुत सवाल आता है। तो जो एसआई सिस्टम में, ये एसआई सिस्टम में है या एमकेएस सिस्टम में, और कैलोरी जो है सीजीएस सिस्टम में है। ऊष्मा का ही मात्रक है दोनों। जूल है एसआई या एमकेएस सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक, और कैलोरी है सीजीएस सिस्टम में। एक और कभी कभी देखने को मिलता है अर्ग, अर्ग भी है। तो वो कन्वर्जन है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। ठीक, अब सवाल ये है कि कैलोरी की परिभाषा क्या है? कैलोरी की परिभाषा, कैलोरी की परिभाषा ये है, 1 ग्राम जल का ताप
1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है, कहा जाता है। तो कैलोरी की परिभाषा क्या है? 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। अब यहीं पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी में कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी में 1 ग्राम जल का ताप, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहा जाता है। एक और कभी कभी यूनिट यूज किया जाता है, BTU। इसका फुल फॉर्म पहले जान लें, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसका क्या डेफिनेशन है? अब इसमें है 1 पाउंड पानी, 1 पाउंड पानी का ताप 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ये होती है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। पूछा जाता है बहुत बात। अब टेम्परेचर को नापा कैसे जाए? तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से स्केल बनाई हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे सेल्सियस, जैसे सेल्सियस है, एक है फ़ारेनहाइट, एक है फ़ारेनहाइट, एक है र्यूमर, ठीक, एक है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और एक है केल्विन। टेम्परेचर को नापने के ये 4 पैमाने प्रचलित हैं आज की डेट में। ये जो आप देख रहे हैं सेल्सियस, सेल्सियस,
सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, ये सब इंसानों के नाम हैं। ये सब इंसानों के नाम हैं, मतलब साइंटिस्टों के नाम हैं, और उन्हीं के नाम पे पैमाने रख दिए गए, क्योंकि वही इसके डिस्कवरर थे, खोजकर्ता थे। अब सेल्सियस साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसे हिंदी में कहते हैं हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, हिंदी में इसे कहते हैं हिमांक, ठीक। और दूसरा है क्वथनांक, या जिसे कहा जाता है भाप बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक या भाप बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, ये हिमांक और ये क्वथनांक। तो इन्हें हिमांक को मान लिया 0, हिमांक को मान लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट को मान लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और बीच के स्केल को 100 भागों में डिवाइड कर दिया, 100 बराबर, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। यानी पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 और बॉइलिंग पॉइंट है उसे 100 दिया, और बीच के पूरे टेम्परेचर को 100 बराबर भागों में बांट दिया, और एक भागों को कहा 1 डिग्री, एक भाग को कहा गया 1 डिग्री। अब फ़ारेनहाइट साहब, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने किया कि हिमांक को, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसे मान लिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी देखना, इसी से एक रिलेशन बनेगा इन चारों लोगों में, उसको भी बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट को मान लिया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बीच के पूरे डिस्टेंस को, पूरे स्केल को, जो रेंज है, उसे 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब र्यूमर महोदय आए, इन्होंने क्या किया? फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री, 0 मान लिया, इसको 0 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट को मान लिया 80 डिग्री, और बीच की पूरी रेंज को 80 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब केल्विन साहब आए, केल्विन ने क्या कि जो 0 है फ्रीजिंग पॉइंट, इसको माना 273 डिग्री केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट है भाप बिंदु, इसको 373 केल्विन, और बीच की डिस्टेंस को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझ रहे हैं? सेल्सियस ने ये फ्रीजिंग पॉइंट माना 100, बॉइलिंग पॉइंट माना फ्रीजिंग पॉइंट माना 0, और बॉइलिंग पॉइंट माना 100, बीच की रेंज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। उसी बात को फ़ारेनहाइट ने इस तरीके से कह दिया बस, कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना फ़ारेनहाइट है, और बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक इतने फ़ारेनहाइट है, और बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। र्यूमर ने उसे ऐसे कह दिया 0 और 80, और बीच की दूरी को 80 भागों में बांट दिया। केल्विन ने ऐसे कह दिया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन है, और बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन है, और बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब इसी से हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे। यहाँ पे भी देखिए सवाल बनता है, कौन किसको 0 मान रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और कितने बराबर भागों में बांटा गया है। अगले हम लोग इसमें देखेंगे इन चारों में एक रिलेशन जो बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, वो है कुछ ऐसे, वो रिलेशन बिटवीन दीज स्केल्स,
इन तीनों पैमानों के बीच एक रिलेशन बनता है, रिलेशन बिटवीन दीज स्केल्स। ठीक, ठीक है। सुपर टेट परीक्षा के लिए, रेलवे की परीक्षा के लिए और भी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः सामान्य विज्ञान को लेकर के प्रतियोगियों में दो नज़रिए देखने को मिलते हैं। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी साइंस बैकग्राउंड होती है, तो वो इसलिए पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने तो साइंस पढ़ा है अपने एकेडमिक्स में। दूसरे वो होते हैं जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा होता है, वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें आती नहीं है, और दोनों ही नुकसान का सौदा करते हैं। दोनों ही लोग थोड़ा सा डिटर्मिनेशन दिखाएं, कमिटमेंट, तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बहुत सिलेबस नहीं होता है, सवाल में रिपीटिशन बहुत है और सही होने की प्रवृत्ति बहुत है, वही सवाल घूम घूम के आते हैं परीक्षाओं में। इन चारों में जो रिलेशन है उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। उसको कैसे याद रखेंगे, रटना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे पहले सेल्सियस था तो C माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0 अपान जितने भागों में डिवाइड किया 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 32, और पूरी स्केल को कितने भागों में डिवाइड किया था 180। फिर कौन है र्यूमर, र्यूमर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 था और पूरी स्केल को 80 भागों में डिवाइड किया था। फिर था केल्विन, केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट था 273 और पूरी स्केल को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये रिलेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे अब इससे सवाल कैसे बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसमें सवाल बनेगा कि र्यूमर को केल्विन में कन्वर्ट करो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट को र्यूमर में कन्वर्ट करो। कोई एक वैल्यू दी जाएगी, कहा जाएगा दूसरे में कन्वर्ट कर दो, तुरंत दोनों को इक्वल करके एक वैल्यू रख दोगे, मान निकल आएगा। बहुत सारे सवाल सेंटीग्रेड, जैसे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन है तो भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। फ़ारेनहाइट र्यूमर का यहाँ से, र्यूमर केल्विन का यहाँ से, चाहे जिसको जिसमें कन्वर्ट करना चाहो आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, जैसे अब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है तो ये बहुत सवाल पूछा जाता है। अब ये C-0 तो कुछ भी नहीं, ये 100 बराबर F-32 अपान 180, तो ये काट दीजिए 20 से, तो 5 9, यानी C/5 इक्वल टू F-32/9। ये फार्मूला भी बहुत काम आता है, C/5 इक्वल टू F-32/9। इसी से निकला है, जो ऊपर है उसी से निकला है, कोई अलग से नहीं है, ये उसी से निकला है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए आगे हम देखते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा करने के लिए आवश्यक
ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ठीक। अब यहाँ पे कई दफ़े सवाल आ जाता है कि नोट करके लिख सकते हैं, सभी पदार्थों में पानी की विशिष्ट ऊष्मा मैक्सिमम होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक, इसको बिल्कुल याद रखना है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। कभी कभी कुछ पदार्थों की पूछ भी ली जाती है, जैसे बर्फ़ की कितनी है, लोहे की कितनी है, तारपीन के तेल की कितनी है, अल्कोहल की कितनी है। थोड़ा नोट कर लेते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1। ठीक। बर्फ़ की होती है बर्फ़ 0.50। लोहे की होती है 0.60। अल्कोहल की होती है लोहे अल्कोहल की होती है 0.60। ये लोहे की कम होती है, लोहे की गलत हो गया, इसको सही करें। लोहे की होती है 0.11 और तारपीन की होती है तारपीन के तेल की होती है 0.42 कैलोरी। मतलब तारपीन के तेल के 1 ग्राम को के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए 0.42 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह है इसका मतलब। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माएं ये हैं। कभी सवाल पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब एक और छोटी सी कंसेप्ट आती है इसी में, गुप्त ऊष्मा। गुप्त लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ठीक, ये क्या है? ये भी है ताप की वह मात्रा जो किसी वस्तु के तापक्रम में परिवर्तित किए बिना उसकी अवस्था को परिवर्तित कर दे। बात समझ रहे हैं? है तो ऊष्मा, और जब उस किसी मैटर को प्रोवाइड की जाएगी तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं करेगी, उस वस्तु की ऊष्मा में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन कर देगा। अवस्था परिवर्तन समझ रहे हैं? जैसे सॉलिड है तो लिक्विड बना दिया, लिक्विड है तो गैसियस स्टेज में कर दिया। ये स्टेट चेंज करेगा, उसके टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होगी। इससे लिख लें हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा में बड़ा कन्फ्यूजन होता रहता है। गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा जो टेम्परेचर में परिवर्तन किए बिना वस्तु की या पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ की अवस्था के लिए आवश्यक हो।
आवश्यक हो उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक, इन्हीं सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें हेडिंग होगी जीएस इन इंग्लिश मीडियम। उसमें आप धीरे धीरे देखेंगे, उसमें सारे वीडियोज इंग्लिश में मिलेंगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट याद रखें, जीएस इन इंग्लिश मीडियम, जीएस इन इंग्लिश मीडियम। ठीक, जीएस इन इंग्लिश मीडियम में जाएं, उसमें ये सारे वीडियो धीरे धीरे आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलेंगे। जो भी इंग्लिश मीडियम में लोग देखना चाहें, याद रखें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जीएस इन इंग्लिश मीडियम। ये सारे वीडियोज आपको अंग्रेजी में भी देखने को मिलेंगे थोड़ा सा समय के पश्चात। ठीक, अब इसमें सवाल जो अगला बनता है कि गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है और बाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। पहला है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की ऊष्मा और बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जाहिर सी बात है, जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलेगा यानी मेल्ट होगा, तो उसकी उस समय जो उसे ऊष्मा दी जाती है कि वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए और उसका टेम्परेचर नहीं बदले, तो उसे कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। और जब ऐसा हम लोग करते हैं कि कोई लिक्विड भाप में बदल जाए, गैसियस स्टेट में, तो उसे कहते हैं बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब इसमें वही लिखना है जो पीछे लिखा था कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर यानी नियत ताप पर, चलिए लिख ही दे रहे हैं, नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मतलब हम हीट तो देंगे उस मटेरियल को, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा, उसकी स्टेट बदल जाएगी। जैसे बर्फ है, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे कुछ हीट दो तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदल जाता है। यानी बर्फ है सॉलिड, पानी है लिक्विड, और टेम्परेचर नहीं बदला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट हुई, तो इसमें जो हीट देनी पड़ी उसे हम लोग कहते हैं बर्फ की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ आइस, बर्फ की गुप्त ऊष्मा। और बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी। 80 इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल पूछा जाता है ये। बर्फ की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी। यानी 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। ये इसका बिल्कुल सिंपल सीधा सा लेटरल मीनिंग है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा का सीधा सीधा मतलब ये है। ठीक, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम इसे लिखा भी जाता है। ऐसे ही है बाष्पन की गुप्त ऊष्मा।
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा एक किसी नियत टेम्परेचर पर, एक नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए, मतलब एक सर्टेन मास है, यूनिट लिक्विड है और इसे गैस में बदला जा रहा है, तो जो ऊष्मा देनी पड़ती है इसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाती है। और जब 1 ग्राम जल को, एग्जाम्पल जल के केस में अगर जल का उदाहरण लें तो 1 ग्राम जल को भाप में बदलने के लिए 500 जल को भाप में, ये गैस हो गई, भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक, आगे गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब आगे जो टॉपिक है वो ऊष्मा का प्रोपेगेशन है, कैसे हीट प्रोपेगेट करती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊष्मा का संचरण। अगला हेडिंग है ऊष्मा का संचरण, कम्युनिकेशन कैसे होता है। देखिए ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं। ठीक, 3 विधियां हैं। पहली है चालन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्शन। दूसरा है संवाहन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। और तीसरा है विकिरण। बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, बड़ा सवाल आता है कंपटीशन में, रेडिएशन। ठीक, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? जब किसी वस्तु के एक मॉलिक्यूल को हम हीट देते हैं और वह अपना स्थान बदले बिना वह हीट अपने पड़ोस वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, तीसरा चौथे को कर देता है, और एक जगह से जब दूसरी जगह तक ऊष्मा पहुंच जाए तो इसे कहते हैं चालन। जैसे उदाहरण, ये लोहे की छड़ है, ये लोहे की रॉड है, रॉड ऑफ आयरन। अगर लोहे की रॉड को एक तरफ आप गर्म करें तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। तो यह ऊष्मा का जो है चालन कौन सी विधि से हुआ? कंडक्शन विधि से। एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा गई, इस मेथड को कहा जाता है कंडक्शन मेथड ऑफ हीट। अब कन्वेक्शन क्या है थोड़ा समझ लें, इसके उदाहरण भी अभी लिखेंगे। वही सवाल है, जो एग्जाम्पल है फिजिकल एप्लीकेशंस हैं, वही सवाल बन जाता है जनरल स्टडी पेपर में। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन में होता क्या है, जैसे सामान्यतः लिक्विड्स में या गैसों में, लिक्विड और गैसों में इस प्रकार का ऊष्मा का संचरण होता है। जैसे एक जगह आपने जो गर्म किया, जो उस गैस के या लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, जब आपने उनको गर्म किया तो वह एनर्जी लेकर के जहाँ पे टेम्परेचर ठंडा है वहाँ चले जाते हैं, और ठंडे वाले फिर उस नीचे आ जाते हैं और एक साइकिल बन जाती है। जैसे किसी पतीली में आप पानी गर्म करें, किसी भगोने में, कुकर में, तो आप देखेंगे धाराएं जैसी बन जाएंगी। जैसे ये मान लीजिए ये कुछ पॉट आपने रखा है यहाँ गैस के ऊपर,
ठीक, ये आपने यहाँ पे गर्म किया, तो गर्म तो यहाँ किया है, इसमें पानी भरा है, सपोज करिए ये पानी भरा है इसमें। आप कुकर को, भगोने को गर्म तो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक, लेकिन यहाँ का पानी भी गर्म हो जाता है। और आप बहुत बारीकी से थोड़ा सा वॉच करेंगे तो देखेंगे कुछ नीचे से आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे आ रहा है नीचे से ऐसे। एक्चुअली होता है कि जब हम यहाँ गर्म करते हैं तो ये मॉलिक्यूल पानी के गर्म हो जाते हैं, तो ये ठंडे स्थान को भागते हैं। अब इनका स्थान जब खाली हो गया तो ऊपर से जो ठंडे मॉलिक्यूल हैं वो इनका स्थान लेने के लिए नीचे आते हैं, क्योंकि ठंडे मॉलिक्यूल थोड़े भारी होते हैं वजन में। और ये साइकिल ऐसी बन जाती है ऊष्मा की, इसी ट्रांसफ़र को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। रेडिएशन क्या है? देखिए, इन दोनों में हम लोगों ने देखा कि ऊष्मा के ट्रांसफ़र के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए था। यहाँ पे जैसे रॉड चाहिए, कुछ ऐसी वस्तु चाहिए सॉलिड टाइप की जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए उसको। इसमें भी लिक्विड का एक मीडियम है, लेकिन रेडिएशन में किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। नो एनी मीडियम इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। रेडिएशन में किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के भी चल सकता है। जैसे एग्जाम्पल, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश हम तक आता है रेडिएशन के थ्रू आता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स के रूप में चलते, निर्वात में भी चल सकती हैं। इनके लिए मीडियम चाहिए। अब चालन के कुछ उदाहरण देख लें जो हम लोग सवाल आता है। चालन के उदाहरण क्या हैं? जैसे इसके एग्जाम्पल्स देख लें। सर्दियों में, जाड़ों में, सर्दियों में लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज़्यादा गर्म हो जाती है। दूसरा जो बहुत बार पूछा जाता है, एस्किमो बर्फ़ के घर बनाते हैं। एस्किमो के बर्फ़ के घर, एक्चुअली जो एस्किमो लोग बर्फ़ के घर बनाते हैं, जिन्हें हम लोग इग्लू कहते हैं, एक्चुअली ये जो बनाते हैं, जो बर्फ़ की ऐसे बनाते हैं, बर्फ़ की दो चादरों के बीच में जगह ये रिक्त रखते हैं, वैकेंट, बीच में खाली स्थान है। ये स्थान जो आप देख रहे हैं ये स्पेस है, वैकेंट स्पेस, खाली स्थान है, और इसमें भर जाती है हवा। और आपको पता है कि चालन के लिए मीडियम चाहिए, हवा में चालन द्वारा ऊष्मा का ट्रांसफ़र होगा नहीं, इसलिए बाहर की ठंड अंदर नहीं जा पाती, बीच में एयर भरी रहती है, जो कि इसको ऊपर के ऊष्मा को अंदर जाने से रोक देती है। यानी चालन के द्वारा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कंडक्शन के द्वारा, कंडक्शन की थ्योरी का प्रयोग करते हुए एस्किमो लोग घर बनाते हैं। हम लोग सर्दियों में कपड़े पहनते हैं, ये भी एक उदाहरण। सर्दियों के कपड़ों में सामान्यतः 2 लेयर्स होती हैं। जैसे कोई सर्दी कपड़े, विंडशीटर या उस टाइप जैकेट होते तो उसमें 2 लेयर्स बना दी जाती हैं, और उन लेयर्स के बीच में एयर हो जाती है तो ऊष्मा अंदर जा नहीं पाती है, तो ये भी चालन को रोक देती है ऊष्मा को। इसीलिए कहा जाता है एक मोटा कपड़ा पहनने की तुलना में 2 पतले कपड़े पहनने से सर्दी ज़्यादा बचती है। मल्टीपल क्लॉथिंग से सर्दी को रोका जा सकता है आसानी से, बजाय एक ही बहुत मोटे कपड़े की तुलना में। और एग्जाम्पल है, जैसे स्टील का कप है चाय का, स्टील का कप जल्दी गर्म हो जाता है, मिट्टी का कुल्हड़ देर में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी एक अवरोधक की ऊष्मा के संचरण के लिए बहुत अच्छा माध्यम नहीं है, बहुत स्लो ट्रांसफ़र करती है, कुचालक जैसा बिहेवियर करती है। जबकि स्टील सुचालक है, तेज़ी से ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है, ऐसे स्टील का कप जल्दी गर्म हो जाता है, मिट्टी का कप गर्म नहीं होता या बहुत कम गर्म होता है। ठीक, तो ये हो गया चालन। अब हम लोग संवहन के कुछ उदाहरण देख लें।
संवहन के कुछ उदाहरण, जैसे समुद्री व स्थलीय हवाएं। समुद्री समूर, स्थलीय समीर जो होते हैं वो भी कन्वेक्शन के द्वारा, समुद्री व स्थलीय समीरों का चलना, ये किसका उदाहरण है? संवाहन का। फ्रिज में फ्रीजर पेटिका के ऊपर जो बर्फ जम जाती है वो भी इसका उदाहरण है। बल्ब में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना, ये भी इसका उदाहरण है। यानी संवहन में जब जिस मॉलिक्यूल को हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो अपना स्थान छोड़ के ठंडे जगह पे चला जाता है और ठंडे वाला उस गर्म वाले मॉलिक्यूल की जगह लेने के लिए आता है, तो एक धाराएं जैसी बन जाती हैं, जिन्हें हम लोग संवहनीय धाराएं भी कई दफ़े कहते हैं। समुद्र भी गर्म होता है इसी माध्यम से। हमारा वायुमंडल भी संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। हमारा वायुमंडल का गर्म होना, वायुमंडल का गर्म होना, ये भी इसी के द्वारा होता है। अब आगे चलते हैं इस पे, विकिरण पे। विकिरण, हम लोग चलते हैं विकिरण पे। विकिरण में बताया किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और निर्वात में भी चल सकती हैं। जैसे बादलों की रात, जैसे बादलों की रात का क्यों? हाँ? बादलों की रात का स्वच्छ रात की तुलना में अधिक गर्म होना। ठीक, बादलों की रात का स्वच्छ रात की अपेक्षा ज्यादा गर्म होना, ज्यादा गर्म होना। रेगिस्तान में, दूसरा उदाहरण है इसका, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होना। अगला है पालिश किए हुए जूतों का देर से गर्म होना। पालिश के जूतों का देर से गर्म होना। ठीक, ये कुछ विकिरण के उदाहरण रहे। अब कुछ छोटे छोटे से इसी में आगे हम लोग देखते हैं कि गलनांक और क्वथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव और प्रेशर का प्रभाव। अगला पॉइंट है
गलनांक क्या होता है, ये तो सवाल शायद ही आता है, लेकिन ये सवाल ज़रूर आता है कि अगर किसी मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स कर दी जाएँ तो उसके गलनांक पर, मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या जैसे बॉइलिंग पॉइंट है तो उसमें कुछ लिक्विड इम्प्योरिटीज़ मिला दी जाए तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा। बहुत हिट सवाल आता है, इस पर बार बार पूछा जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए, ठीक, वह निश्चित ताप टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक, इसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। कोई ठोस तरल में परिवर्तित हो जाए, वह पॉइंट टेम्परेचर का जिस पे घटना होती है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है उस सॉलिड की। अब सवाल यह है कि अगर अशुद्धियाँ मिला दी जाएं, ठीक, इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ मिलाने पर मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसे गलाने से पहले, मेल्ट करने से पहले कुछ इम्प्योरिटीज मिला दी जाएं, तब क्या होगा, ठीक। तो इसका ये होता है कि गलनांक कम हो जाता है। अशुद्धियाँ मिलाने पर किसी भी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक, कम हो जाता है। अशुद्धियाँ मिलाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे अब इसका उदाहरण क्या है, सवाल खूब आता है। जैसे बर्फ में, पानी में, बर्फ बल्कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है और उसमें नमक या सोडा मिक्स कर दिया जाए, नमक या सोडा मिक्स कर दिया जाए तो उसका जो है बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ध्यान रखना, जो बर्फ़ है पानी में हम पहले से उसमें सोडा या नमक मिला दें फिर बर्फ़ जमाएं तो बर्फ़ तो 0 तक जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, कुल्फ़ी बनाने में। कुल्फ़ी और आइसक्रीम जो जमाई जाती हैं उनके बॉक्स में आप देखेंगे वो नमक, बर्फ़ के साथ नमक को भी डाल देते हैं, इम्प्यूरिटी मिला देते हैं, तो बर्फ़ का टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही क्वथनांक पर, ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर, क्वथनांक में अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक में अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक एक तो है क्या, बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी लिक्विड उसको टेम्परेचर दिया जाए तो जो गैस में बदल जाए, ठीक, जिस पॉइंट पे ऐसा होता है टेम्परेचर को, वह पॉइंट ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या होगा, अशुद्धियाँ मिक्स करने पर बॉइलिंग पॉइंट रेज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अशुद्धियाँ मिक्स करने पर किसी भी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक। वहाँ पे क्या था, मेल्टिंग पॉइंट में रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है।
ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, थोड़े से टर्म हैं छोटे छोटे, जैसे आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, चूँकि वर्षा काल में इसका टर्म का बहुत उपयोग है, भूगोल में भी आता है ये टर्म। इससे पहले हम लोग जान लें कि आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या होता है। ठीक, आर्द्रता एक्चुअली क्या है कि वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति को, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में वाटर वेपर्स की प्रेजेंस, जलवाष्प की उपस्थिति को आर्द्रता कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? एक्चुअली बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट है, बहुत साफ़ सुथरा किताबों में है भी नहीं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, एक्चुअली ये रेशियो है दो प्रकार की ह्यूमिडिटीज़ का। किसका किसका है रेशियो? और ये मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं हम लोग। ऊपर क्या आएगा? किसी दिए हुए ताप पर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और एक सर्टेन वॉल्यूम की वायु है। किसी वायु का टेम्परेचर फिक्स है, उसका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक, और उसमें जो जलवाष्प उपस्थित है, जलवाष्प उपस्थित है किसी नियत ताप पर, नियत आयतन, किसी टेम्परेचर पे और किसी आयतन में जो जलवाष्प उपस्थित है, अपॉन उसी टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा, आवश्यक जलवाष्प की मात्रा, और इंटू 100 ये आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी किसी निश्चित टेम्परेचर पर किसी आयतन की वायु में जो जलवाष्प उपस्थित है, वॉल्यूम कहाँ पे है, वॉल्यूम की वायु में जो जलवाष्प उपस्थित है, अपान उसी टेम्परेचर, उसी वॉल्यूम की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के रेशियो इंटू 100 को आपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। सपोज करो, एग्जाम्पल एक एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से। मान लीजिए कोई एक निश्चित वॉल्यूम है वायु का, उसका टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर भी फिक्स है उसका, कोई भी टेम्परेचर फिक्स है, मान लीजिए आज की डेट को लेने 40 डिग्री टेम्परेचर है, और एक सर्टन वॉल्यूम भी कोई फिक्स है, और उसमें जलवाष्प कितना है, 40%। उस वायु में 40% जलवाष्प है, 40% जलवाष्प है। इसी टेम्परेचर पर इसी वॉल्यूम की वायु को सेचुरेट करने के लिए कितनी जलवाष्प की आवश्यकता है, 60 की और आवश्यकता है, तो ये सेचुरेट हो जाएगा।
तो आपेक्षिक आर्द्रता होगी, इसको यानी 6%, ये अपेक्षिक आर्द्रता है। तो आजकल जो आप न्यूज़ में या पेपर में या कहीं भी देखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी है, इसका मतलब ये है कि ये मतलब 40% तो जलवाष्प है उसमें। अब 100 होने के लिए 60 और चाहिए। किसी भी वायु में जलवाष्प की मात्रा जो ही 100% होगी फिर वो तुरंत वर्षा हो जाएगी। सेचुरेट का मतलब समझ रहे, संतृप्त होने का। कोई भी वायु जैसे ही संतृप्त होगी तुरंत बारिश हो जाएगी, फिर वहाँ रह ही नहीं पाएगी। संतृप्त से मतलब वर्षा क्या है, थोड़ा सा टॉपिक से हट के देखते हैं। एक्चुअली वर्षा क्या है कि गैस का लिक्विड में बदलना। वर्षा क्यों होती है? गैस का लिक्विड में बदलना, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, संघनन। संघनन क्या होता है? वह बिंदु जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो जैसे ही मानसूनी हवाएं क्या हैं? गैस है भाप के रूप में, और ये भाप के रूप में मानसूनी हवाएं हैं। और जैसे ही सेचुरेट हुई फिर ये ड्रॉपलेट, जैसे ही संघनन हुआ भाप का पानी में बदली, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे ही पानी बदली तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाती हैं। यही बारिश है। जैसे ही भाप संघनित हुई, जमी, पानी में बदली तो तुरंत ही इनका वजन बढ़ता है, और ग्रेविटी की वजह से फिर ये आसमान में रुक नहीं पाती, नीचे आ जाती हैं। और यही वर्षा का पूरा मैकेनिज्म है। नीचे से जब ये पानी के रूप में आई, ठीक, तो ये सनलाइट के द्वारा भाप बनकर फिर ऊपर चलेंगी, भाप बन के फिर ऊपर चलेंगे, फिर ये संघनन होता है, फिर ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। ऐसे ही वर्षा की साइकिल चलती रहती है। ठीक, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की छोटी सी कंसेप्ट। और इसमें लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, नियम हैं हीट के चैप्टर को लेकर के, और सीधा सीधा उस पर कमेंट जैसी आ जाती है, लाइन लिखी होती है और पूछा जाता है कि ये कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम है, सीधा सीधा सवाल इस पे बनता है। तो पहले ने कुछ हीट के चैप्टर से रिलेटेड कुछ नियम। ठीक, पहला है न्यूटन का शीतलन नियम। केवल इनका डेफिनीशन ही आएगा, न्यूटन का कूलिंग लॉ ऑफ न्यूटन, शीतलन का नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम। इसमें इन्होंने कहा है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब पहले लिख लें, इसके बाद समझाते हैं। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी ऊष्मा क्षय की दर, रेट ऑफ डिके ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम एंड सराउंडिंग। इसका मतलब समझे, जैसे देयरफॉर जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर भी कम होती जाएगी।
जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर भी कम होती जाएगी। समझे? जैसे कोई चाय है मान लीजिए, और उसका टेम्परेचर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके 80 डिग्री सेंटीग्रेड होने में जो समय लगेगा, इसको होने में कुछ समय लगेगा। दूसरी तरफ एक दूसरी चाय है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने में जो टाइम लगेगा T2, T2 हमेशा T1 से ज़्यादा होगा। T2 ऑलवेज बी ग्रेटर देन T1, क्योंकि जब 90 से 80 डिग्री उसका टेम्परेचर गिरेगा तो बहुत, उस समय इसका टेम्परेचर मान लीजिए 90 है चाय का, और वायुमंडल का चाहे एटमॉस्फियर का मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इनके बीच जो गैप है वो 50 डिग्री का है। इनके बीच का जो गैप है वो 50 डिग्री का है, इसलिए इनकी रेट ऑफ कूलिंग भी ज़्यादा है। अब वायुमंडल का ताप तो यहाँ भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन चूंकि अब इसका और इसके बीच गैप है ही नहीं, तो ये बहुत धीमे धीमे, बहुत ही धीमे धीमे ठंडी होगी यहाँ तक। यानी बहुत ज़्यादा गर्म चाय तेज़ी से ठंडी होगी, और जो ठंडी फिर होने लगी तो जैसे जैसे वो ठंडी होती जाएगी उसकी ठंडे होने की दर भी कम होती जाएगी। यही न्यूटन का शीतलन नियम में बताया है न्यूटन साहब ने। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक, अगला नियम है इसी में किरचॉफ का नियम। अगला नियम है किरचॉफ का नियम। अगला नियम है किरचॉफ का नियम। बहुत बेसिक है और बहुत आता है। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। गुड इमीटर ही गुड एब्जॉर्बर होते हैं। अच्छे उत्सर्जक या अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। बस ये याद रखनी है लाइन। ये है किरचॉफ का नियम है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जैसे कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि एक अंधेरे बंद कमरे में, एक अंधेरे कमरे में काली और सफ़ेद वस्तुएं, कमरे में काली और सफ़ेद वस्तुएं गर्म करके रखी जाएं तो कौन ज़्यादा चमकेगी? तो ये काली वाली ज़्यादा चमकेगी, क्योंकि काला रंग सबसे ज़्यादा अवशोषक है, तो उत्सर्जक भी ज़्यादा होगा। ये सवाल आता है कई दफ़े, तो काला ज़्यादा चमकेगा, ध्यान रखें इसको। ठीक, अगला एक छोटा सा नियम है स्टीफेन का नियम। स्टीफेन का नियम, किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर उसके परम ताप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे किसी पदार्थ के तल से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा, किसी उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा उसके विकिरण ऊर्जा की दर परम ताप के
चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। परम ताप क्या है? परम ताप वही, परम ताप का मतलब 273 केल्विन के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। और जब इसको रेशनलाइज किया जाता है तो ये हो जाता है सिग्मा टी की पावर 4, जहाँ सिग्मा किरचॉफ्स का स्टीफेन नियतांक है। स्टीफेन का नियतांक है। और इसके साथ ही हमें लगता नहीं इसमें कुछ बहुत बचा है। और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। हीट के चैप्टर को लेकर के जो संभावित थ्योरी थी जी, उसे बहुत ही सरल भाषा में हर विद्यार्थी के समझ में आए, चाहे उसने विज्ञान पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। इसी के जस्ट बाद हम हीट के एमसीक्यू डालेंगे और आगे से क्रम लगातार जारी रहेगा। लास्ट में फिर कहूँगा, इफ़ यू वांट टू वॉच ऑल दीज materials in English medium, then go to my channel's playlist and click GS in English medium. That is totally designed by Gracie Tomar, the student of class 7th, and she is very dedicated for his job, although it is very tough task for a kid of class 7th, but she is committed. Please appreciate them. And last I finish this video, the theory of heat chapter, and we will meet you with the MCQs of heat and so on. And very recently I will provide you the theory of physics, chemistry and biology that are very essential and useful for various competitive exams along with MCQ. So always remind one thing, for competitive exams the knowledge is not primary, strategy is primary, knowledge is secondary. If you read all these videos of theory carefully and solve the MCQs attentively, we can say with a full confidence there is no need to read general science from anywhere. No need to read general science from anywhere if we read these videos dedicatedly with full commitment and solve the MCQs. Thanks a lot for watching my video and hope for sharing, subscribing and comments too. Thanks a lot.